नमस्कार साथियों, यूपी टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी को निरंतर कर रहे होंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज हम साथियों बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए सामान्य अध्ययन के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। तो साथियों पहला क्वेश्चन है, मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से में हैं? ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसमें बी ऑप्शन है कि मध्य गंगा का मैदानी पूर्वी उत्तर प्रदेश और संपूर्ण बिहार तक विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 50 से 100 मीटर तक है। मगध एवं अंग मध्य गंगा मैदान में स्थित हैं। मध्य गंगा का मैदान कृषि के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों इसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, ये पूछा है आपका मौर्य एवं मौर्योत्तर काल से कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधान अध्यापक थे? तो पहला ऑप्शन है नालंदा, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उपरोक्त में एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों सी ऑप्शन है कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री, दार्शनिक और राजनीतिक सलाहकार थे। ये प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक थे। इन्होंने उन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा देखें। प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लोहे का स्तंभ किस शहर में स्थित है? पुणे, दिल्ली, लखनऊ या उपरोक्त में एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका बी ऑप्शन है दिल्ली। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ दिल्ली में स्थित है। ये कुतुब परिसर में खड़ा है और अपनी जंग प्रतिरोधक संरचना के लिए प्रसिद्ध है। स्तंभ 7 मीटर से अधिक ऊंचा है। लोहे का स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य द्वारा विजय स्तंभ के रूप में बनाया गया था। मिश्रित क्वेश्चन है, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है विंध्याचल पर्वतश्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य, विंध्याचल पर्वतश्रेणी से कावेरी नदी के मध्य, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के मध्य और उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है उपरोक्त में एक से अधिक। भारतीय इतिहास में दक्षिणापथ क्षेत्र के तहत विंध्य पर्वत श्रेणी से निम्न कृष्णा नदी एवं कावेरी नदी तट के क्षेत्रफल को शामिल किया जाता है। इसमें सतपुड़ा से नीलगिरी पर्वत श्रेणी का क्षेत्र भी शामिल है, अतः उपरोक्त में से एक से अधिक विकल्प सही होंगे। इस प्रकार विकल्प डी अभीष्ट उत्तर होगा। के बाद मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? अफगानिस्तान, मोरक्को, इराक, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों ये मोरक्को के थे। इसका डिस्कशन है, सल्तनत कालीन तुगलक वंशी शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आए प्रसिद्ध खोजकर्ता एवं यात्री इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। वह मध्य एशिया के मार्ग से होते हुए भारत के सिंध प्रांत में वर्ष 1333 में पहुंचा। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या जज नियुक्त किया था। आधुनिक भारत का इतिहास, यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत में आगमन। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निवर्णीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? पहला ऑप्शन है रेलवे के मार्गों पर
तख्तों की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। दूसरा ऑप्शन है नियोजन नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफी का वृक्षारोपण करना। तीसरा ऑप्शन है विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका डिस्क्रिप्शन है ऑप्शन सी सही है। डिस्क्रिप्शन दिया है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में निवनीकरण का मुख्य कारण विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना था। साथ ही बढ़ती जनसंख्या, अधिक खाद्यान्न की मांग, वाणिज्यिक फसल और लकड़ी का उत्पादन निवनीकरण के अन्य कारण थे। सातवां क्वेश्चन है 1859 के अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम ने ये प्रावधान किया कि वनों को छोड़ने के लिए बागान श्रमिकों को अनुमति की आवश्यकता थी। अगला ऑप्शन है बागान श्रमिकों को विवाह की अनुमति नहीं थी। तीसरा ऑप्शन है बागान श्रमिकों को चाय बागानों की अनुमति के बिना छोड़ने की अनुमति नहीं थी। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका तीसरा ऑप्शन सही है। इसका डिस्क्रिप्शन है 1859 का अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम ब्रिटिश भारत में औपनिवेशिक सरकार द्वारा पारित किया गया था। 1859 के अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम के तहत बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें शायद ही कभी ऐसी अनुमति दी जाती थी। 1859 के अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम ने असम में बागान श्रमिकों की आवाजाही की स्वतंत्रता को गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दिया। अब अगला है 1857 का विद्रोह। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई। 1 नवंबर 1857, 27 मार्च 1858, 1 नवंबर 1858, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका है ऑप्शन सी 1 नवंबर 1858। इसका डिस्क्रिप्शन है ब्रिटिश संसद ने 1858 के संसद के एक अधिनियम को पारित किया और जिम्मेदार प्रबंधन के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को अधिकार हस्तांतरित किए। उद्घोषणा जिसे भारतीय लोगों की मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के एक दरबार में की थी। निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की। ऑप्शन ए है अफगान, ऑप्शन बी है ईरानी, ऑप्शन सी है मुगल, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही है अफगान ने। इसका डिस्क्रिप्शन है रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में अफगानों ने सहायता की। 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई ने फिरंगियों से लोहा लेने के लिए बंदा नवाब अली बहादुर द्वितीय को, जिन्हें वे अपना भाई मानती थीं, को पत्र के साथ राखी भेजकर उसकी लाज रखने को कहा था। बांदा नवाब 10,000 सैनिकों के साथ झांसी लड़ने पहुंच गए थे। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। ऑप्शन ए है वी.डी. सावरकर, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है C.R.C. मजूमदार, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही है। इसका ऑप्शन ए सही है। 1857 के विद्रोह को वी.डी. सावरकर द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस 1857 में लिखा है कि 1857 का भारतीय विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण के लिए व्यापक प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी।
किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को ये कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि वहां वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? हीरोज, कैम्पबेल, हडसन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही है, हीरोज। इसका डिस्क्रिप्शन है, अंग्रेज सैन्य अधिकारी हीरोज ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को ये कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहब ने खुद को मुगल सम्राट का घोषित किया। ऑप्शन ए है पेशवा, ऑप्शन बी है वजीर, ऑप्शन सी है नायब, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही है। 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहब ने स्वयं को मुगल सम्राट का पेशवा घोषित किया। बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र के रूप में उन्होंने मराठा संघ और पेशवा परंपरा को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद नाना साहब को अंग्रेजों ने उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह पेशवा के दत्तक पुत्र थे और उन्होंने उन्हें पेंशन देने से भी इनकार कर दिया। इन सब कारणों से वे 1857 के विद्रोह में भाग लेने के लिए प्रेरित हुए। अगला टॉपिक है 1857 से 1757 अन्य जन आंदोलन। 1857 से 1757 तक बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह, पागलपंथी, नील, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका ऑप्शन ए सही है, सन्यासी विद्रोह। इसका डिस्क्रिप्शन है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। आनंद मठ की कहानी 1772 में पूर्णिया, दानापुर और तिरहुत में अंग्रेज और स्थानीय मुस्लिम राजा के खिलाफ विद्रोह पर आधारित है। ये बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1882 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, टाना भगत आंदोलन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका ऑप्शन ए सही है, संथाल विद्रोह सबसे पहले हुआ था। उपरोक्त विकल्पों में से सबसे पहले घटने वाली घटना संथाल विद्रोह 30 जून 1855 था। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कानू थे। बिरसा मुंडा का विद्रोह 1899 से 1900 में हुआ था। ये विद्रोह झारखंड के छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। इस मुंडा उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता है। ताना भगत आंदोलन 1914 से 1920 ईस्वी में झारखंड के छोटा नागपुर में हुआ था। इसके नेता जतरा उराव थे। 15वां क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन संबंधित है दलित आंदोलन से, आदिवासी आंदोलन से, किसान आंदोलन से, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ताना भगत संबंधित हैं आदिवासी आंदोलन से। और इसका डिस्क्रिप्शन है, ताना भगत आंदोलन एक आदिवासी आंदोलन था जो 1914 से 1920 में झारखंड के छोटा नागपुर में हुआ था। इसके नेता जतरा उराव थे। 16वां क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 से 1856 हुआ? ऑप्शन ए है राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन बी है SN सिन्हा, ऑप्शन सी है सहजानंद सरस्वती और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ई है सिद्धू और कानू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में। संथाल विद्रोह अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ बिहार के राजमहल पहाड़ियों में बसे संथाल जनजातियों का विद्रोह था।
निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? फराजी आंदोलन, पागलपंथी विद्रोह, बहावी आंदोलन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही है, बहावी आंदोलन। इसका डिस्क्रिप्शन है, बहावी आंदोलन या विद्रोह लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। ये आंदोलन वर्ष 1831 में हुआ था। इससे संबंधित नेता सैयद अहमद थे। साथियों, इसी तरह से हम पूरी किताब का रिवीजन आपको करा देंगे। आप लोग चैनल पर बने रहें और पूरी वीडियो देखें। शोषणकारी शक्तियों के खिलाफ नए कर प्रणाली का विरोध किसने किया? ऑप्शन ए है 1856 में खानदेश के जनजाति, और बी ऑप्शन है 1855-56 में बिहार के संथाल, ऑप्शन सी है 1850 में छोटा नागपुर के जनजाति, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। साथ ही इसका ऑप्शन बी सही है, 1855-56 में बिहार के संथाल। इसका डिस्क्रिप्शन दिया है कि 1855-56 का संथाल विद्रोह वर्तमान बिहार में एक महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोह था। संथाल एक आदिवासी समुदाय ने ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों, साहूकारों, जमींदारों और व्यापारियों द्वारा शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ विद्रोह किया। बिहार में संथाल विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकार और जमींदारी प्रणाली दोनों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। 19वां क्वेश्चन है, 1832-33 के बीच कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए है नारायण राव, ऑप्शन बी है सिद्धू एवं और कानू, ऑप्शन सी है देवनारायण, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ई सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। कोल छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में केंद्रित थे। कोल विद्रोह का नेतृत्व बुधु भगत, जोआ भगत और झिंदराई मानकी जैसे नेताओं ने किया, जिन्होंने कोल और अन्य आदिवासी समुदाय को अंग्रेजों और स्थानीय जमींदारों के खिलाफ एकजुट किया। विद्रोह मुख्य रूप से जमींदारी व्यवस्था से आर्थिक शोषण, गैर आदिवासी बसने वालों द्वारा सामाजिक उत्पीड़न और पारंपरिक आदिवासी शासन को कमजोर करने वाले ब्रिटिश कानूनों के कारण हुआ था। 20वां क्वेश्चन है, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? ऑप्शन एक है हेनरी विलियम डेरोजियो ने, ऑप्शन बी है डेविड हियर ने, ऑप्शन सी है जोनाथन डंकन ने, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही है, डेविड हियर। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राम मोहन राय एवं डेविड हियर ने की थी। हिंदू कॉलेज वर्तमान में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। 21वां क्वेश्चन है, देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसमें ऑप्शन ए है 1906 में। इसका डिस्क्रिप्शन साथियों इधर है, यहाँ पढ़ लेंगे। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1878 में ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के रूप में हुई थी। 1906 में इसे इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में पुनः स्थापित किया गया। 1991 में इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया। 22वां क्वेश्चन है, भारत के सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1667 में, 1767 में, 1867 में, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन है 1767 में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन देश का राष्ट्रीय सर्वेक्षण एवं मानचित्रण संगठन भारत सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग है। इसकी स्थापना 1767 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, यूथ बंगाल मूवमेंट की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन एक है विलियम डेरोजियो को, ऑप्शन बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय को, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही है। यूथ बंगाल मूवमेंट की स्थापना का श्रेय हेनरी विलियम
डेरोजियो को जाता है। भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास एवं पुस्तकें। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा। बी ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया और सी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से एक से अधिक और ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही है। पुस्तक का नाम है और पुस्तक का नाम और लेखक तो द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया और गीता रहस्य लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और प्रजनन डायरी 1975 जयप्रकाश नारायण। और 25वां क्वेश्चन है अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? जमींदारी, कामरेड, अल हिलाल और उपरोक्त में से एक से अधिक उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनकी पुस्तक है अल हिलाल। साथियों अगला क्वेश्चन है राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र दी इंडियन नेशन का प्रकाशन कब हुआ? तो 1930 में, 1931 में, 1940 में, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही है 1931 में। यहाँ डिस्क्रिप्शन है राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र दी इंडियन नेशन का प्रकाशन 1931 में प्रारंभ हुआ। इसका प्रकाशन पटना से किया जाता था। अगला क्वेश्चन है बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? नंबर 1 महात्मा गांधी, नंबर 2 आचार्य कृपलानी, नंबर सी है दीनबंधु मित्रा और डी है उपरोक्त में से एक से अधिक और ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नील दर्पण है दीनबंधु मित्र का। प्रख्यात बंगला नाटककार दीनबंधु मित्र द्वारा रचित नील दर्पण 1860 में प्रकाशित हुई थी। इसमें नील आंदोलन का विस्तृत वर्णन मिलता है। और 28वां क्वेश्चन है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है? जे.बी. कृपलानी ने, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है? बी.जी. तिलक ने, राजेंद्र प्रसाद ने, पेंडेरेल मून ने और उपरोक्त में से एक से अधिक उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद ने। इंडिया डिवाइडेड भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? यंग इंडिया का श्रीमती एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, उपरोक्त में से एक से अधिक उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन है महात्मा गांधी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया का प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा अपनी विचारधारा सत्याग्रह और अहिंसा के प्रचार के लिए किया गया था। क्वेश्चन है हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? ऑप्शन ए है यमुना कारजी, राहुल सांकरियान, सहजानंद सरस्वती, उपरोक्त में से एक से अधिक उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका है ऑप्शन उपरोक्त में से एक से अधिक। वर्ष 1940 में हुंकार नामक साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से यमुना कारजी, राहुल सांकरियान और स्वामी सहजानंद सरस्वती संबंधित थे। राहुल सांकरियान इसके संपादक थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती इस पत्रिका के प्रमुख व प्रकाशक थे। पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डिस्क्रिप्शन में दिया है पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर हैं। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन हैं? M.N. रॉय, काली किंकर दत्त, जवाहरलाल नेहरू, उपरोक्त में से एक से अधिक उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो उसका बी ऑप्शन है। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक काली किंकर दत्त हैं। इसका प्रकाशन 1957 में किया गया था। इनमें से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित थे? महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है एनी बेसेंट। न्यू इंडिया समाचार पत्र एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र था। ध्यातव्य है कि कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादन तथा वर्ष 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा ही की गई थी। 34वां क्वेश्चन है, पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी? धर्मपाल, तिलक, गांधी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका है ऑप्शन ए धर्मपाल। मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? दी स्पिरिट ऑफ दी लॉज, माई थॉट्स, लेटर्स, पर्सेनेज, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए है द स्पिरिट ऑफ दी लॉज। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? सैयद अली जहीर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जीवत राम भगवान दास कृपलानी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका डिस्क्रिप्शन दिया है, महात्मा गांधी और बिहार कुछ संस्मरण पुस्तक भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है। उनके द्वारा लिखी गई कुछ अन्य पुस्तकें हैं, बापू के कदमों में बाबू, इंडिया डिवाइडेड, चंपारण में सत्याग्रह आदि। 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, यंग इंडिया महात्मा गांधी और इंडियन इंस्पेक्टर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका डी ऑप्शन है। एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक दुर्गादास बसु हैं। इंडियन इंस्पेक्टर का संपादन BM मालावारी ने 20 वर्षों तक किया था। यंग इंडिया का संपादन महात्मा गांधी जी ने किया था। 38वां क्वेश्चन है, इसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए है, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। बी ऑप्शन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। ऑप्शन सी है, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। ऑप्शन डी है, उपरोक्त में से एक से अधिक, और ये है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। और इसका डिस्क्रिप्शन दिया है, द इंडियन स्ट्रगल के लेखक नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। इसमें सन 1920 से 1942 तक के इतिहास का उल्लेख किया गया है। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर की रचना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह के में दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, उपरोक्त में से एक से अधिक, और उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी है, श्री अरविंदो घोष अंग्रेजी भाषा के साप्ताहिक समाचार पत्र वंदे मातरम के संपादक थे। बिपिन चंद्र पाल ने 1905 में इस समाचार पत्र की स्थापना की थी। अब अक्टूबर 1906 में पाल
के साथ अरबिंदो इस समाचार पत्र के संयुक्त संपादक बने और फिर नवंबर में प्रधान संपादक बने। 40वां क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास आनंद मठ किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1881 में, 1882 में, 1880 में, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही है, 1882 में। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास आनंद मठ वर्ष 1882 में प्रकाशित हुआ था। यह उपन्यास अपने गीत वंदे मातरम के लिए प्रसिद्ध है, जो भारत में एक देशभक्ति गीत बन गया है। 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण। क्वेश्चन नंबर 41, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, अरविंद घोष ने, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप में पुनः स्थापना करना था। सन 1870 में लाहौर में आर्य समाज का मुख्यालय स्थापित किया गया। 42वां क्वेश्चन है, भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया था? तो ज्योतिबा फूले, नारायण स्वामी, बी आर अम्बेडकर, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ई सही है। सन 1925 में ईवी रामास्वामी नायर द्वारा तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन का शुरुआत किया गया। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्राह्मणवादी आधिपत्य को तोड़ने, समाज में पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं के समान अधिकार के लिए आवाज उठाना था। सन 1873 में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। 43वां क्वेश्चन है, इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? राजा राममोहन राय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही है, इंडिया फॉर इंडियंस का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। दयानंद सरस्वती ने सन 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला आर्य समाज प्रथम संगठन था। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजा राममोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया। ऑप्शन सी है, विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया। उपरोक्त डी है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन डी है, राजा राममोहन राय को भारत में नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है। वे नवीन शिक्षा के अग्रदूत रहे हैं। इसके लिए डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज 1817 कलकत्ता एवं वेदांत कॉलेज 1925 कलकत्ता की स्थापना की। पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? सिख धर्म को परिष्कृत करना, पंजाब में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना, कृषक आंदोलन का संगठन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य सिख धर्म को परिष्कृत करना था। कूका पंजाब में एक धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था। कूका मुख्य रूप से सिख धर्म का हिस्सा नहीं थे। लोगों को एकजुट करने के लिए सतगुरु राम सिंह जी ने 12 अप्रैल 1872 को कूका आंदोलन शुरू किया था। साथियों, यहाँ तक हमारे 45 क्वेश्चन हो गए और ये बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 तीनों में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। और साथियों, अगली वीडियो में हम 46वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और इस तरह से हम इस पूरी किताब का रिवीजन आपको कराएंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।